हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों ओम्स लॉ, और हमने देखा था ओम्स लॉ में फॉलोइंग चीज़ें देखी थी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनलिटी या ऐसे भी लिख सकते हैं ओम्स लॉ को, V अपॉन I इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये दो चीज़ें, यानी यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो अब ये बच्चों आता कहाँ है? मैंने बताया था कि हम अगले क्लास में एक एक्टिविटी से इसको शो करेंगे कि ये कैसे हो। ठीक है, तो आइए हम उस एक्टिविटी को यहाँ पर करके दिखाएंगे, और हम दिखाएंगे कि ओम्स लॉ सर्किट के लिए मतलब कैसे समझाने की कोशिश करेंगे विद एन एक्टिविटी की मदद से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्किट लगानी होगी इस तरह की, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर स्टडिंग ओम्स लॉ। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बैटरी ऑफ सेल्स लगानी है, मतलब 3-4 सेल को जोड़ करके एक बैटरी बनानी है। आप देख रहे हो वी 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 4 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 सेलों वाली बैटरी बनानी है, 1 2 3 4, ठीक है ना। सिमिलरली उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसका वो मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो करंट फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है ना। उसके लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है, और उसके बाद में एक अमीटर लगा दिया ऐसे। तो ये वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मेज़र करेगा, और ये एमीटर जो है वो करंट को मेज़र करेगा कि इस रेजिस्टेंस वायर में कितना करंट जा रहा है। उसके बाद हमने एक की लगा दी और फिर इसको वापस बैटरी से जोड़ दिया। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमने जो वायर लगाया है, नाइक्रोम वायर लगाया है, जो हमने रेजिस्टेंस वायर लगाया है उसको हम बोल रहे हैं नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर क्या होता है? एलॉय होता है, निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन मेटल्स का एलॉय होता है। इन सबको मिला करके बनाया जाता है, चारों मेटल को, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे अलॉय। वोल्ट मीटर एंड अमीटर एंड 4 सेल्स ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। ये जो सेल्स हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेल लगाना है सर्किट में, और आई और वी नाइक्रोम वायर के अक्रॉस मेजर करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक ही सेल लगाना है पहले सर्किट में। उसके बाद में की ऑन करना है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस सर्किट में लिखना है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखना है आपको, जैसे कि आपने कितने सेल यूज़ किए, पहले एक सेल यूज़ किए, तो करंट कितना था वो लिखना है, वोल्टेज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था वो लिखना है, और V अपॉन आई को डिवाइड करके उसकी जो वैल्यू आती है इस केस के लिए जब आपने एक सेल रखा, वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है। सेकंड केस में आपको क्या करना है, आपकी 2 सेल लगाने हैं, ठीक है। यूज 2 सेल एंड मेजर V एंड I, कैलकुलेट द रेशियो V अपॉन I। सिमिलरली आपकी 2 सेल लगाना है, पहले एक सेल फिर 2 सेल। फिर आपको इसी स्टेप्स को रिपीट करना है, 3 सेल लगाना है और V की वैल्यू लिखना है, I की वैल्यू लिखना है, और V अपॉन I की रेशियो की वैल्यू लिखनी है। सिमिलरली आपको 4 सेल लगाने होंगे अगली बार, तो 4 सेल से ज़्यादा लग नहीं पाएगा। कैलकुलेट V अपॉन I रेशियो फॉर ईच पेयर एंड टैबुलेट देम इन द टेबल गिवन। तो हर एक केस में आपको क्या करना है, V अपॉन I का रेशियो निकालना है और फिर उसको टेबल में लिखना है, जो कि आपको नीचे दी गई है, ठीक है। इस टेबल में, तो यहाँ पर ऑलरेडी टेबल में है, तो 1 2 3 4 से लगाओगे आप यहाँ पर V की वैल्यू, यहाँ पर I की वैल्यू, और यहाँ पर रेशियो हर बार आपको लिखना है। तो अब जब आप ये चीज़ करोगे और तो आपको क्या मिलेगा, तो अब आपको हर केस में V अपॉन I का रेशियो निकालना है। तो आप देखोगे कि चारों केसेस में जब आपने एक बैटरी लगाई, आपने 2 बैटरी लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, हर एक केस में
V की वैल्यू डिफरेंट होगी और उसके करस्पॉन्डिंग करंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस वो अलग होगा। एक बैटरी लगाओगे तो अलग होगा, दो लगाओगे तो अलग होगा, तीन लगाओगे तो अलग होगा, चार लगाओगे तो अलग होगा, और करंट भी हर एक केस में डिफरेंस होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आप V अपान आई का रेशियो निकालोगे, यहां पर वाला जो वैल्यू था वो वैल्यू हर एक केस में सेम आएगा। मतलब अगर मान लो V का वैल्यू कितना आ रहा है सबके लिए, अगर सबके लिए V अपॉन आई का रेशियो 2 आ रहा है तो यही हर एक के लिए आएगा, 2 ओम ही आएगा, 2 वोल्ट पर एम्पियर ही आएगा। मतलब चारों केसेस में जो V अपॉन आई का रेशियो आपने लिया है ना वो कितना आएगा, 2 वोल्ट पर एम्पियर। सो ये इंटरेस्टिंग बात है। यानी आप बैटरी जितनी जितनी मर्जी लगा लो, एक लगा लो, दो लगा लो, तीन लगा लो, चार लगा लो, लेकिन V अपॉन आई का रेशियो हर एक केस में सेम आएगा। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं, जो हमने स्टेटमेंट दिया था ओम्स लॉ कि V अपॉन आई का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, स्थिर रहे, ठीक है ना। तो 2 क्या है, एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 नहीं आ रहा, हमें नहीं पता, लेकिन हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर 2 आएगा तो हर एक केस में 2 ही आएगा। यानी V अपॉन आई का रेशियो विल बी ए कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा V अपॉन आई का रेशियो, और यही ओम्स लॉ है। तो इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है वो यही है। तो इससे बेहतर और समझाया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ ही है। तो आप समझ गए होंगे कि V अपॉन आई का रेशियो एक कांस्टेंट होता है और इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। दूसरी डिफिनीशन भी जो हमने दी थी वो क्या दी थी कि V इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे पहले आपने जब एक बैटरी लगाई तो कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, 1.5। दो लगाया तो कितना हो गया, 3। तीन लगाया तो 4.5, ठीक है ना। उसके बाद 6, 4 लगाएंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अगर आप देखोगे कि करंट 3 वाले केस में मान लो जब दो बैटरी आपने लगाई तो मान लो 1 एम्पियर की अगर करंट फ्लो होती है तो दूसरे केस में आपकी 2 हो जाएगी और तीसरे केस में 3 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो, इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे ये एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूं समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे करंट चेंज हो रही है एग्जैक्टली। तो जब आप सर्किट लगाओगे तभी पता चलेगा, मेजर करोगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो, करंट भी साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगला जो रिलेशन जो ओम्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है ना, इन द कंडक्टर। तो अब ये देखिए, जब जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं करेस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल आल्सो बी इंक्रीज। सो वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये सब एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स के हिसाब से ही है। और V अपॉन आई इज ए कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो कांस्टेंट आया था हर केस में, V अपॉन आई की वैल्यू जो सेम आई थी, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ओके, अब आप अगला काम आपको क्या करना है ओम्स लॉ में, इसका एक्सपेरिमेंट भी है तो वो भी यही सेम ही एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है। तो आपको V और I ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे आपको लेना है पोटेंशियल और वाई एक्सिस पे लेना है करंट। और जो V अपॉन आई की वैल्यू आई थी हर एक केस में, मान लो पहले करंट कितना था, 0.1 एम्पियर था, ठीक है। इन्होंने I वर्सेस V लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने 0.1 एम्पियर का करंट लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना आ गया, 0.4 वोल्ट, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, और ये दोनों जहाँ क्रॉस करेंगे ये पॉइंट मिला इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। इसके दूसरी तरह से ये मिला। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ग्राफ अगर आप ड्रा करना जानते हो तो देखो कैसे,
नहीं जानते हो तो भी सीख लो। मान लो मुझे 0.1 वोल्ट के 0.1 एम्पेयर करंट पर 0.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो 0.1 हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, और 0.4 वोल्ट हमने यहाँ पर दिखाया है। तो ये दोनों, इनको हमें क्या करना है, इन दोनों से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जहाँ पे ये लाइन मीट करेगी वो हमारा पहला पॉइंट होगा। इसी तरह से 0.2 पर हमको कितना मिलना चाहिए, 0.8 मिला वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए ऐसे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के पैरेलल, और 0.8 से हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये दोनों जहाँ मिलेंगी वो दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह से तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट सबको हमको मिलाने जाना है, और उन सबको मिला करके ला करके सीधा ओरिजिन से मिला देना है। तो इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, और यही तरीका है ग्राफ ड्रॉ करने का। और ये ग्राफ कैसा है, आप देख सकते हो कि जो वी आई ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। मगर स्ट्रेट लाइन कहाँ से है, दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होता है। स्ट्रेट लाइन देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मगर ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। तो ये जो है ग्राफ का नेचर है, ग्राफिकल नेचर है हमारा ओम्स लॉ का, ठीक है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यू शुड रिमेंबर इट। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, वो क्या है कि देखिए करंट जो है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कैसे, V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो I क्या है, यहां पर देखो ना, I और R में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे, करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है किसी मेटल में, किसी कंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। और अगर करंट कम फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज, इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू वेरी द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अभी जो हमने सर्किट में आपने देखा था कि हमने क्या किया था ओम्स लॉ एक्सप्लेन करने में, कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया था सर्किट का, बार बार एक बैटरी लगाई, दो बैटरी लगाई, तीन बैटरी लगाई, चार बैटरी लगाई, और उसकी वजह से करंट जो था कंडक्टर से वो चेंज हो रहा था। लेकिन अब हर केस में हमें ये आसानी नहीं होती है कि हम एक बैटरी लगाएं, दो सेल लगाएं, चार लगाएं, बार बार हम सेल को चेंज करें। इसके जगह पर एक और एलिमेंट होता है सर्किट का, उसको हम बोलते हैं रियोस्टैट। हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल चार की चार बैटरी हमने लगा दी, उसके बाद में हमने रियोस्टैट लगा दिया। रियोस्टैट से क्या होगा, रियोस्टैट को अगर हम चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू सर्किट में ऑलरेडी चेंज हो जाएगी। तो इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं जो करंट को वेरी करता है, वोल्टेज को वेरी किए बगैर, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट, ठीक है। तो रियोस्टैट आप देखो ऐसा सिंबल होता है उसका, ऐसे एक एरो लगा दिया जाता है, आगे हम देखेंगे अभी। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं कंडक्टर में, उनकी जो मोशन है वो कम कैसे होती है, रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाती है। अगर कोई कंपोनेंट है आइडेंटिकल साइज का, मतलब दो आइडेंटिकल साइज के अगर कंपोनेंट हैं, तो अगर एक जो है वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, ठीक है ना। तो R2 अगर ज्यादा है R1 से, तो इसका मतलब है R2 के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है और R2 पुअर कंडक्टर है, ठीक है। ए कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड R1 क्या है, R1 इज ए गुड कंडक्टर क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये सीखा कि ओम्स लॉ को कैसे एक्टिविटी की मदद से हमें दिखाना है। तो हमें क्या करना है, वी आई एक सर्किट बनानी है, उसमें वी आई और वी अपान आई का रेशियो हर एक केस में रिकॉर्ड करना है, और हम देखेंगे कि वी अपान आई का रेशियो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद में कुछ बातें और रियोस्टैट के बारे में हमने बताया। अगले क्लास में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का कैसे वेरी करता है, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर दैट।